Hello friends, welcome to my YouTube channel Care Tax. So just to inform you that my website has been launched last week, and the website details are given in the power presentation. So you can see the website name, that is caretax.co.in. So be very careful, it is caretax.co.in. You can also visit my website for any latest updates and the services that we offer. So today we are going to discuss on an important topic under the Income Tax Act, that is the TDS on purchase of goods under section 194Q, which was announced in the last year finance budget. So this will be made effective with effect from 1st of July 2021, and so we'll also do a comparison with the TCS on sale of goods under section 206(1)(h), which was made effective since last year. So we'll say the difference, what is the difference between TDS and TCS, and where would both of the things would be applicable. So before I start, I would request everyone to like my video, subscribe my channel and press the bell button so that you do not miss out any update whenever I post a new video or whenever new video is posted. So let us start, friends. Hope you'll find the video very useful. So this video basically focuses on the new provision of TDS of purchase of goods. So I have also tried to clarify where the TDS on purchase of goods would be applicable and where the TCS on purchase of goods on sale of goods would apply. So basically I have pointed out the basis of distinction. यहाँ पे मैंने distinctions किया हुआ है कि कब आपको TDS पे काटना है और कब TCS कलेक्ट करना है. So let us start and then we'll try to explain the things in detail. तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ऑन होम डज इट अप्लाई. तो पहला पॉइंट है कि मतलब ये कब लगेगा, राइट. सो ये लगेगा जब आप परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं फ्रॉम अ रेसिडेंट सेलर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब जब भी आप कोई रेसिडेंट सेलर से परचेज कर रहे हैं, मतलब सेलर दैट इज़ हु इज़ रेसिडेंट इन इंडिया, तब आपको जो है TDS काटना है. मतलब आप सेलर को जब पैसा देंगे, आप कुछ खरीद रहे हैं जो इंडियन सेलर है और उसको आप पैसा जब देंगे, या उसको या तो उसके अकाउंट में पैसा देंगे या तो जब बुक्स में क्रेडिट करेंगे तब जाके आपको पैसा काट के जमा करने का है. तो TCS कब लगेगा? TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स. सेल ऑफ गुड्स बाय रेसिडेंट सेलर टू अ रेसिडेंट परचेजर. सो TCS कब लगेगा? जब रेसिडेंट सेलर जो है एक रेसिडेंट परचेजर को कुछ बेच रहा है तो सेलर जो है कलेक्ट करेगा TCS, राइट, फ्रॉम अ परचेजर. सो बोथ द सेलर एंड द परचेजर शुड बी रेसिडेंट, जस्ट एज इन द केस ऑफ TDS. सो फर्स्ट पॉइंट यही है कि रेसिडेंट सेलर एंड रेसिडेंट परचेजर होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हु इज लायबल फॉर डिडक्शन. मतलब TDS काटेगा कौन और कौन कलेक्ट करेगा. तो TDS जो बाकी तरह के केस में होता है कि TDS इज बेसिकली डिडक्शन मेड फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द सेलर. तो यहाँ पे क्या होगा कि द लायबिलिटी विल बी ऑन द परचेजर. तो परचेजर को क्या करना है, जो पैसा वो पेमेंट करेगा सेलर को, तो ऑन द प्रिस्क्राइब परसेंटेज, सो द परचेजर विल डिडक्ट द TDS फ्रॉम द अमाउंट दैट विल बी पेड टू द सेलर. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो TCS के केस में क्या है कि सेलर जो है स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्ट करेगा ऑन द सेल प्राइस फ्रॉम द बायर. सो यहाँ पे मैंने बताया कि TDS और TCS किसको कलेक्ट करना है. सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मतलब कब आपका TDS आप TCS कलेक्ट करने का लायबिलिटी बनता है. मतलब ये ऐसा तो नहीं कि मतलब आपको शुरू से ही कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर और सेल्स और परचेजेस इट शुड बी लेविड. नहीं, वैसा नहीं है. सो द टर्नओवर लिमिट इज़ लाइक व्हेनेवर इन केस ऑफ TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इट इज़ लाइक whenever your sales, gross receipt or turnover from the business of the purchaser should be greater than 10 years during the immediately preceding financial year. मतलब अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में परचेजर का टर्नओवर जो है या ग्रॉस रिसीप्ट जो है या सेल्स जो है 10 करोड़ से ऊपर है, तब जाके उसको TDS जो है काटने का ड्यूटी बन जाता है, राइट. एंड सिमिलरली TCS के केस में क्या होता है, TCS तभी कलेक्ट होगा बाय द सेलर व्हेन हिज टर्नओवर or his sales or gross receipt of the business exceeds ₹10 crore during the immediately preceding financial year. So provisions are very similar. मतलब ये बायर के केस में था और सेलर के केस में था. सो अब देखना है कि कब आपको कलेक्ट करना है. मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी तो आ गया कलेक्ट करने का, बट
क्या ये शुरू से लेके आपको कलेक्ट करना है, मतलब वट एवर यू सेल और वट एवर यू परचेज? नो. सो द गवर्नमेंट हैज़ डिफाइंड द थ्रेशोल्ड लिमिट कि मतलब अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल सेलर ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ मोर देन 50 lakhs इन अ ईयर, सो आपको जो है TDS काटने का है. मतलब अगर आप कोई बाय सेलर से, कोई पर्टिकुलर सेलर से अगर आपका मतलब परचेज जो है 50 लाख के ऊपर नहीं होता है, देन आपको TDS नहीं काटने का है. सिमिलर थिंग इन दी TCS प्रोविज़न ऑल्सो. मतलब अगर कोई सेलर जो है एक पर्टिकुलर परचेजर को ऊपर 50 लाख से ऊपर ज़्यादा का माल बेच रहा है, देन ओनली द TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स विल कम इनटू पिक्चर, अदरवाइज इट विल बी नॉट एप्लीकेबल. राइट. मतलब अगर आप 50 लाख से ज़्यादा किसी को परचेजर को बेच रहा है, तब उसको जो है TCS कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. व्हाट इज़ द एप्लीकेबल रेट? सो एप्लीकेबल रेट इन बोथ द सिनेरियो इज 0.10%. ओके. सो अमाउंट ऑन विच टैक्स टू बी कलेक्टेड और डिडक्टेड. सो एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो कि जो अमाउंट पे लगेगा वो जैसे ही 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट आएगा, मान लीजिए किसी सेलर से आप 1 करोड़ का माल खरीदते हैं, तो TDS जो लगेगा वो 1 करोड़ माइनस 50 लाख पे लगेगा. सो 50 लाख पे आपको TDS काटने का है. सिमिलरली इन द केस ऑफ सेलर ऑल्सो, TCS ऑल्सो, कि जैसे ही वो सेल कंसिडरेशन जो किया है पर्टिकुलर बायर को, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो उस अमाउंट पे कटेगा. मतलब अगर साल में 5 करोड़ का सेल कटा है, हो रहा है एक पर्टिकुलर सेलर से, तो उसको क्या करना है, 50 लाख को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट पे TDS काटना है या TCS कलेक्ट करने का है. तो TDS काटना कब है या कलेक्ट कब करना है? वेरी सिंपल. TDS जब काटेंगे जब आप बुक्स में एंट्री ले रहे हैं एंड द अकाउंट ऑफ द वेंडर गेट्स क्रेडिटेड और द पेमेंट इज मेड. सो जो भी अर्लियर ऑफ द बोथ विल बी द टाइम लायबिलिटी इज द टाइम व्हेन यू शुड कलेक्ट द टैक्स. राइट. और TCS क्या है, कब कलेक्ट करना है? सो एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी. मतलब जब आप बिल बना रहे हैं इन द नेम ऑफ द बायर, मतलब इट इज़ एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सिनेरियो दैट जब हम बिल बनाएंगे तभी TCS का कलेक्शन करेंगे. और यू कैन ऑल्सो शिफ्ट द टैक्स लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट. मतलब जब आपको पैसा मिल रहा है तब भी आप जो है TCS कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ डेबिट नोट. राइट. सो दैट इज़ पॉसिबल. सीक्वेंस ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन. सो इसमें क्या है कि अब लोगों को लग रहा होगा कि विच शुड कम फर्स्ट, वेदर एक ही ट्रांजैक्शन पे TDS नहीं लगेगा, एक ही ट्रांजैक्शन पे TCS नहीं लगेगा. सो दैट इज़ पॉसिबल. तो इसमें बोला गया है, देयर इज अ क्लैरिफिकेशन अंडर सेक्शन इन दी TDS प्रोविजंस दैट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जिस पे कि TDS लग रहा है उस पर TCS नहीं लगेगा. राइट. सो पहले द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दी TDS डिडक्शन. सो जहाँ पे परचेजर TDS काट लेगा, TCS वहाँ पे सेलर कलेक्ट नहीं करेगा. सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन. So TDS deductions will prevail over TCS collection. So that is an important point just to note कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भाई पहले TDS इज़ एप्लीकेबल एंड देन अगर TDS जो है बायर कलेक्ट काटता नहीं है तब जाके सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कि आपको TDS कलेक्ट करने का है, आइदर थ्रू अ इनवॉइस और थ्रू अ डेबिट नोट ऑन दी परचेजर. राइट. So that is what is in the provisions. It is a very simple provision, though it would be a tedious thing to comply with the provision because of the various limits that the government has prescribed. 50 lakh का जो limit prescribe किया है and then the other things. So that will be a bit difficult for the comply. But yes, the provisions in the nature are not very much different from the TCS on sale of goods. See some other clarification which has been given by the government in the case of TCS. So most likely it will be applicable in case of TDS deductions also. So पहला है both the provisions apply in case of transaction of goods. So TDS और TCS जो है वो goods के केस में ही अप्लाई ही होगा. So in case of immovable property it will be not applicable because it is not goods. So वहाँ पे आपको ना TDS काटना है ना TCS कलेक्ट करना है. Similarly, next clarification is value for the purpose of collection or deduction of TDS would include GST portion as well. मतलब जो वैल्यू जिस पे आपको TDS या TCS काटना है या TCS लगाना है, सो दैट वुड इंक्लूड दी GST पोर्शन. मतलब अगर आपका इनवॉइस प्राइस इंक्लूडिंग GST इज 110, देन TDS जो है 110 पे कटेगा, ना कि बेस प्राइस जो कि 100 होगा. सपोज कि ये बेस प्राइस 100 था और GST इज 10 रुपीज़, then the TDS will be deducted on 110 and not on only 100 rupees. So
अब ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये मेरा तो 10 करोड़ का टर्नओवर एक्सीड कर चुका है, सो आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। बट ये जो 50 लाख का जो परचेज का लिमिट है फ्रॉम द सेलर, so whether it should start from the 1st of July, the day when this provision would apply, or it should be the beginning, or how it should be. So इसमें कहा गया है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, लाइक जस्ट द फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से अगर आपने किसी सेलर से 50 लाख से ज़्यादा का माल खरीद चुके हैं, देन दिस वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर दी डिडक्शन ऑफ टीडीएस। मतलब अगर आपका सपोज कीजिए कि आपने एक सेलर से 40 लाख का माल खरीदा था 1 जुलाई के पहले, और 1 जुलाई के बाद आप उससे 20 लाख का और इन्वॉइसिंग करवाते हैं, तो मतलब टोटल 60 लाख का हो गया। तो टोटल 60 लाख आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 1 जुलाई के बाद 20 लाख हुआ है तो 20 लाख के ऊपर कुछ छूट हो जाएगा, वैसा नहीं है। मतलब आपको टोटल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल यू हैव टू कंसिडर द लिमिट ऑफ द बाई और सेल, राइट। सो नेक्स्ट इज लाइक TDS और TCS टू बी मेड इवन ऑन एडवांस पेमेंट विद द इंटेंशन इज टू सेल और परचेज। मतलब अगर आप एडवांस ले रहे हैं या दे रहे हैं, देन TDS हैज़ टू बी कलेक्टेड और TCS हैज़ टू बी कलेक्टेड और TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ़ देयर इज इंटेंशन टू सेल। मतलब अगर आप एडवांस जो है इट इज़ इन द नेचर ऑफ लोन टू दी सम पार्टी, देन TDS और TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इफ देयर इज इंटेंशन टू सेल अ गुड्स टू द पार्टी, then TDS and TCS will be applicable. So two more clarifications. Transactions in electricity, renewable energy certificates and energy saving certificate traded through power exchanges registered under regulation 21 of this CERC shall be out of the scope of TCS. मतलब वो जो पावर सेविंग सर्टिफिकेट होता है या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो होता है, जो ट्रेडेड थ्रू पावर एक्सचेंज होता है, so that would not be covered under the definition of goods, and TDS or TCS provisions will not apply in that case also. So one more clarification was given in the case of TCS, जहाँ पे बोला गया था कि अगर ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज होता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, दैट विल बी ऑल्सो बी आउट ऑफ द स्कोप ऑफ TDS और TCS, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द एंटायर थिंग अबाउट TDS और TCS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अभी आपको आई थिंक बहुत कुछ क्लैरिफाई हुआ होगा कि TDS आपको कब कलेक्ट करना है, एंड विच विल गेट प्रायोरिटी वेदर इट इज़ TDS और TCS, राइट। सो इम्पॉर्टेंट जस्ट टू समराइज, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक इट शुड बी बिटवीन अ रेसिडेंट परचेजर एंड रेसिडेंट सेलर। मतलब इंडिया में होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई गुड्स को अगर बाहर से खरीदते हैं, मतलब सपोज यू आर इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड, देन यू आर अ बायर, तो सेलर कहाँ है, outside India है, so you cannot deduct TDS, right? So in that case the other provisions would apply like 190, 195 और equalization levy would apply, but आप उस केस में जो है TDS काट नहीं सकते हैं। Similarly TCS जो है आप सेलर कलेक्ट नहीं कर सकता since it is outside India, right? So बहुत सिंपल है। उसके बाद एंड सेकेंड इज़ लाइक हु इज़ लायबिलिटी टू पे। तो TDS के केस में ऑब्वियसली परचेजर जैसे कि बाकी केसेस में अप्लाई करता है, एंड TCS के केस में सेलर इज़ लायबल टू कलेक्ट द टैक्स। तो कब कटेगा, अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का सेल हो रहा है, वो इन द बोथ केस, अगर सेलर का 10 करोड़ से ज़्यादा है और बायर का अगर यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा है सेल है, तब TDS जो है या TCS कलेक्ट करने का है। तो एप्लीकेबल रेट क्या है 0.10%। और कब आपको कलेक्ट या काटना है, मतलब जिस टाइम आपका एक सेलर से 50 लाख से ज़्यादा परचेज़ कर लिए हैं, या कोई परचेज़र को आप 50 लाख से ज़्यादा बेच रहे हैं, तब जाके ये TCS एप्लीकेबल होगा ऑन अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख लिमिट। और कब काटना है, जबकि आप बुक्स इनवॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग। सो आई विल इन्वाइट फॉर एनी क्वेरी which is there in your mind so that I can clarify it better. I hope you like this video and this distinction that I have explained, and in case you have any query, do get in touch with my website and also to the mail ID that I have mentioned in the description box. Okay friends, then thank you.